हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, वीकली करंट अफेयर्स की जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ मैं एवरी संडे, वो आज एपिसोड 27 है और हर बार की तरह आज भी मैं वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी जो रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी एनालिसिस, जो ऑल शिफ्ट है यानी शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके जीके जीएस करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी एक सेपरेट वीडियो आपको मैं 10 साढ़े 10 के आसपास डेली मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ जिस दिन एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। और जिस दिन के एग्ज़ाम्स में मैं वो कवर नहीं करवाया हूँ तो मैं दूसरे यानी 7 और 8 जनवरी में, 7 जनवरी को कवर नहीं करवा पाया तो 8 को मैंने दोनों की कवर करवा दी थी, ठीक है। तो आप एनालिसिस भी देखते रहिएगा और जिसका भी एग्ज़ाम्स है तो उसको एक आइडिया होता रहेगा और मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि किन किन टॉपिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके करंट से भी रिलेटेड हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इन वीडियोस से लगातार पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज हम कितने सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी इस वीक में जो भी करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, ठीक है, डीआरडीओ, एमटीएस और आईबी एसीआईयू का फॉर्म आया था, एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल या जो भी एग्जाम्स हो, यूपी के जितने भी एग्जाम्स हो, सभी में करंट अफेयर्स बेनिफिशियल होने वाला है। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। अभी हम आज आपको एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में भी बात करेंगे। अभी हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी रेलवेज़ हैं उनकी मालगाड़ियों के लिए एक अलग से कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इस बार फिर से एक और कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है। देन उसके बाद हम प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात करेंगे। हर बार की तरह इस बार ही इसे मनाया गया है और मैं आपको बताऊंगा कि हर बार 2 साल में ही इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। मनाया तो हर बार जाता है लेकिन इसका सेलिब्रेशन हर बार, हर साल दो, मतलब हर 2 साल में इसका सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। इसके बाद हम बर्ड फ्लू के बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ। और फिर हम जैसे हैकाथन के बारे में, हमने कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में आपको हैकाथन के बारे में बताया था, उसी तरह इस बार टाइकॉथन का भी अनाउंसमेंट हुआ है। क्या है वो, उनके बारे में बात करेंगे। और राइस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उसको, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो पहला जो करंट आपका निकल के आता है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई, आपको मैंने बहुत बार बताया है डीसीजीआई के बारे में, ठीक है। जो भी दवाओं की मंजूरी वगैरह होती हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं इंडिया के अंदर, वो डीसीजीआई के कंट्रोल में होती हैं। उन्होंने अभी ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड को औपचारिक रूप से मंजूरी दी थी। औपचारिक रूप से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इमरजेंसी यूज़ के लिए भी इन्होंने मंजूरी दी थी, ठीक है, अप्रूव किया था लेकिन इमरजेंसी के लिए। तो एस्ट्राजेनेका, मैंने आपको बहुत बार बताया कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही थी और इनका जो यहाँ इंडिया में काम हो रहा था वो सीरम इंस्टीट्यूट यानी जो पुणे बेंगलुरु में है, जिनके हेड आधार पूनावाला जी हैं, उन वो कर रहे थे, ठीक है। और कोविशील्ड के बारे में बताया तो भारत बायोटेक इनका निर्माण कर रहा था, ठीक है। चलिए, तो मैं इसके बारे में आपको आगे भी बताता हूँ। देखिए, जैसे ये अप्रूवल की न्यूज़ निकल आई थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम इसको जो है नहीं लगवाएंगे। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो हैं कि क्या ये वैक्सीन सुरक्षित होगी, क्योंकि इसे बहुत कम समय बनाया गया है। देखिए, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि इसे कंप्लीट ट्रायल नहीं इसके किए गए, कंप्लीट फेज इसके जो नहीं हैं, 3 फेज़ और 4th फेज़ होते हैं, वो कंप्लीट नहीं किए गए। तो इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट निकल के आए। क्या है, सुरक्षा और प्रभाव के डाटा की जाँच के आधार पर ही नियामक निकायों द्वारा वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। ये किसने कहा था, डीसीजीआई ने कहा था। और इसको अनिवार्य है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी इसको इमरजेंसी की ही अप्रूवल मिली है, अभी पूरी तरह से अप्रूव नहीं की गई है। और अभी इंडिया में ड्राई रन चलाया गया। ड्राई रन एक तरह से ये है कि कहाँ पे किस तरह से ये सारी चीज़ें एक बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े तरीके से की जाएंगी, उसके लिए एक ड्राई रन चलाया जा रहा है जिसमें किस तरह से इसको स्टोर किया जाएगा, कहाँ पे ये टीके लगाए जाएंगे, किस तरह से टीके लगाए जाएंगे, कैसे पहले किसको टीका दिया जाएगा, इन सारी चीज़ों पे चर्चाएं हो रही हैं और एक तरह से उनका ट्रायल चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कोविन डेटाबेस स्टेटस, मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी कोविन नाम से एक ऐप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ रही थी और वो आपका एज अ बोल रही थी कि ऐप आपको एक तरह से बता रही थी कि उसमें भारत सरकार द्वारा वो ऐप लॉन्च हुई है और उसमें आपका डेटा डालना था जिससे आपको वैक्सीनेशन के लिए टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेकिन वो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया था कि वो गवर्नमेंट की ऐप नहीं है, ऐसी कोई ऐप गवर्नमेंट लाई ही नहीं है। लेकिन अगर लाती है इन फ्यूचर तो वो आपको ज़रूर बताएगी। कोविन डेटाबेस के बारे में बता दूं मैं, 70.33 लैक्स हेल्थ केयर एंड वर्कर्स को प्रोवाइड की जाएगी।
2.34 लाख वैक्सीनेटर्स हैं इसके अंदर। ये जो डेटाबेस है 51,459 पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और 1,62,933 प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। इतनी जो डेटाबेस है कोविन के अंदर ये सारी चीज़ों का पता लगाया गया है, ठीक है। और इसके बेनिफिशरीज़ हैं जो, उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है, पिंचरी चिंचड़ान नगर निगम ने यूएनडीईपी के साथ मिलकर भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करेगा। क्या है ये सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ उसी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कई चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ कि देखिए, पुणे स्थित जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरा जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया है, तो इसने कोविशील्ड का निर्माण किया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ये दो मिलके बना रही थी और इन्होंने इंडिया में पूरे सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो वैक्सीन है इसको बनवाया था, ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसका निर्माण कौन कर रहा है, तो इसका निर्माण भारत बायोटेक कर रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है क्या। देखिए, सामाजिक प्रभाव बॉन्ड की मुख्य विशेषताएं, वे समय की एक निश्चित अवधि में काम करते हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं एक तरह से वे रिटर्न की निश्चित दर प्रदान नहीं करते हैं, मतलब एक तरह से आपको, मैंने आपको जीरो बॉन्ड पढ़ाया था, उसमें और भी कई तरह के बॉन्ड पढ़ाए थे, मसाला बॉन्ड पढ़ाए थे। तो इसमें क्या है, ये रिटर्न की एक निश्चित दर प्रदान नहीं करते, मतलब ये आपको ये नहीं बताएंगे कितने परसेंटेज में आपको रिटर्न मिलेगा। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का परिणाम पूरी तरह से सामाजिक परिणाम की सफलता निर्भर करता है। वे पुनर्निवेश जोखिम, ब्याज दर और जोखिम या बाजार जोखिम जैसे चर से प्रभावित नहीं है। वे मुद्रास्फीति जोखिम के अधीन है। ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आ रही हो, नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं, इतना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन बस आपसे इतना पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस नगर निगम ने यूएनडीईपी के साथ मिलकर भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया है, तो आप वहाँ बता देंगे पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, ठीक है। और अगर आपसे एक तरह से ये भी पूछ सकता है कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने हाल ही में किसके साथ मिलकर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया है, तो यूएनडीईपी के साथ मिलकर जारी किया है। देखिए, जितने भी सोशल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है, अलग से प्लेलिस्ट पड़ी है, उसकी जाके देख सकते हैं। रेलवे से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके वहाँ से पूछ रहा है। मैंने कई बार आपको डेली में आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक से दो क्वेश्चन की हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है और मैं आपको डेली बताता हूँ कि मैंने उसकी वीडियो प्रॉपर बना दी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली है तो मैं एक काम करूँगा कि उस वीडियो को मर्ज कर दूंगा सारे वीडियोज़ को, और एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सारे आपके जितने भी एग्ज़ाम्स की शिफ्ट हैं उनमें कवर हो जाएंगी और हर तरह से आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत व भूटान के ने शांतिपूर्ण तरीके से ब्राह अंतरिक्ष के उपयोग के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया। मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष के बाहर की जो चीज़ें हैं उनके लिए भारत व भूटान ने अभी शांतिपूर्ण तरीके से एक हस्ताक्षर किए एक समझौते पर, माने एमओयू पर साइन किए। एमओयू माने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि एमओयू मीन्स क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ, ठीक है। इसमें होगा क्या, देखिए, द आउटर स्पेस ट्रीटी साइंड बाय ऑल मेजर्स स्पेस फेयरिंग नेशंस प्रोविडेंस क्लेमिंग टेरिटरी इन स्पेस और कैलेक्सटाइल्स बॉडीज स्पेस इन कंसीडर द शेयर्ड हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए एक सेकेंड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू को साइन किया है। 19 नवंबर 2020 को देशों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। अब इसमें होगा क्या, देखिए, समझौते से देशों को अंतरिक्ष विज्ञान, नेविगेशन, ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष प्रणाली के उपयोग, स्पेसक्राफ्ट, ग्राउंड सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने की अनुमति मिलेगी। मतलब इसका मीन्स क्या है, मतलब सारे देश एक तरह से अपनी जो स्पेस के मामले, अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक तरह से शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एमओयू संयुक्त कार्य समूह में बनाने में मदद करेगा। समूह को इसरो के सदस्यों द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय भूटान से बनाया जाना है। मतलब भूटान और इंडिया एक तरह से जो अपनी स्पेस है, ठीक है, स्पेस में जितनी भी सारी चीज़ें घटित होती हैं उनके बारे में अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन एक तरह से शेयर करेगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो आप इंडिया साथ में करेगा भूटान के, ठीक है। चलिए, समझौते में उपग्रह संचार, अंतरिक्ष विज्ञान,
उपग्रह नेविगेशन और बाहरी अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्र में सहयोग का पता लगाने के अवसर प्रदान करेगा। ठीक। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने सुनीत शर्मा को नया रेलवे अध्यक्ष बनाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी रेलवे का एग्जाम्स भी चल रहे हैं। अभी तक कौन थे? वी के यादव। आपने अभी तक याद किए होंगे, वी के यादव रेलवे के चेयरमैन थे, लेकिन अभी इनका जो है वो पद समाप्त हो गया है। और अभी इनके बारे में आप ये, अगर नया रेलवे चेयरमैन आपसे सीईओ एंड चेयरमैन पूछता है तो सीईओ एंड चेयरमैन कौन है? सुनील शर्मा। आपसे ये सीईओ पूछेगा और कहीं कहीं चेयरमैन पूछ लेगा तो अलग अलग मत सोचिएगा, दोनों ही का पद इन्हीं को दिया गया। ये आपके सुनील शर्मा है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनको क्या किया है? अध्यक्ष बनाया है रेलवे का। ठीक है, ये हैं सुनील शर्मा जी और इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वीके यादव का कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया है। शर्मा यानी सुनील शर्मा जो है वो 1981 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर है। सरकार ने सुनील शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बनाया है। ये वर्तमान चेयरमैन और सीईओ वीके यादव की जगह लेंगे। यादव का कार्यकाल गुरुवार 31 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछता है अब रेलवे के सीईओ और चेयरमैन तो ये सुनील शर्मा जी हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों में 6 नए लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। क्या है नए लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स? तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब 1 जनवरी 2021 को 11 बजे देश के 6 राज्यों में 6 स्थानों पर, ठीक है, लाइट हाउस की आधारशिला रखेंगे, यानी रख चुके हैं अभी। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि परियोजनाओं को ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैनल GSTC के तहत किया जा रहा है। भारत के 6 राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और त्रिपुरा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किन 6 राज्यों में आधारशिला लाइट हाउस प्रोजेक्ट की रखी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कितने राज्यों में रखी, तो 6 राज्यों में रखी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, चार ऑप्शन होंगे, उसमें 4 राज्य दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से किस राज्य में नहीं रखी है। तो ये राज्य भी याद रखने आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शिलान्यास समारोह के दौरान भी मौजूद रहेंगे। एक चीज़ ये भी आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पुणे सीरम संस्थान ने न्यूमोकोकल बीमारी के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया। देखिए, अभी आपने सीरम इंस्टीट्यूट का नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड के दौरान, ऐसा नहीं है कि कोविड के दौरान ही ये चर्चा में आया है। ये दुनिया को, जितने भी दुनिया के गरीब देश हैं, एक तरह से उन सभी को एक मिनिमम प्राइस में, एक लो कॉस्ट में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाता आ रहा है बहुत टाइम से। और ये प्राइवेट कंपनी है इंडिया की। ठीक है, तो इसने हाल ही में न्यूमोकोकल बीमारी के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका नियमित बनाया है और ये बहुत कम प्राइस में इसको क्या करेंगे, इसको अब बेचेंगे। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये निमोनिया आपने सुनी होगी बीमारी, उसी का है, एक तरह से आप समझ सकते हैं टीका। ठीक है, तो ये द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ की कटिंग भी है। एक्सप्लेन द व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली क्रिएटेड वैक्सीन अगेंस्ट न्यूमोकोकल डिजीज़, यानी न्यूमोनिया की जो बीमारी है उसका टीका न्यूमोकोकल इन्होंने बना लिया है। और देखिए, न्यूमोनिया की जो बीमारी होती है 1 से 1.5 साल के बच्चों के बीच में होती है, 1 से 5 साल के बीच में, 1 से 5 साल के बच्चों के बीच में होती है। ठीक है, तो इसका टीका, स्वदेशी टीका जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप कर लिया है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तथ्य। पुणे से स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सोमवार को भारत के पहले स्वदेशी विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन का अनावरण किया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में भारत की किस कंपनी ने, ठीक है, एक पहला स्वदेशी विकसित टीका जो है विकसित किया है न्यूमोकोकल वैक्सीन का, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस वैक्सीन का निर्माण किया है, तो वहाँ पे अगर न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया होगा तो न्यूमोकोकल वैक्सीन ऑप्शन आप राइट हो जाएगा। ठीक है, खुराक द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता SII कोविशील्ड का निर्माता भी है, जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन का, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि पुणे ने, वो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन है आपकी उसका भी डोज तैयार किए हैं, जो आपकी कोविड वाली वैक्सीन है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में। टीके का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। यह देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को एक प्रभावी टीका के साथ न्यूमोकोकल बीमारी से बेहतर तरीके से बचाया जा सकता है। ठीक है, और ये वर्चुअली लॉन्च हुआ है। देखिए, वर्चुअली आप इस समय, क्योंकि सारी चीज़ें कोविड की वजह से बंद है, तो ये वर्चुअली ही हो रहा है। ठीक है,
तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूमोकोकल का टीका किसने विकसित किया, तो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। किससे रिलेटेड है, किस डिजीज से रिलेटेड है, तो न्यूमोनिया से रिलेटेड है। न्यूमोनिया से कितने साल के मतलब कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो 1 से 5 साल तक के बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने मयिलादुथुरई को तमिलनाडु का 38वां जिला घोषित किया था। कि ये तमिल लैंग्वेज में है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई प्रोनाउंस में करने में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु के किस जिले को 38वां जिला घोषित किया है, ये ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप राइट टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है, देखिए अभी आपसे क्या है, रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। किन से, सीएम पूछ रहा है, कैपिटल पूछ रहा है, और गवर्नर पूछ रहा है। तो अगर आपसे ये सारी चीज़ें मैंने कवर करके रखी हुई हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, करंट वाली वीडियो में। तो आप करंट वाली वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप वीडियोस नहीं भी देखना चाहते तो अभी आप गूगल करके एक काम करिए, छोटा सा मैप तैयार करिए। उसमें हर एक स्टेट में कौन गवर्नर है, कौन आपका उस स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये भी सारी चीज़ें, गवर्नर और लोकसभा सीट, राज्यसभा सीटें, ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे कितने हैं, नेशनल जो भी सॉरी स्टेट का जो भी जीव है उसके बारे में भी आप सारी चीज़ देख के रखिए। क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि कल ही हाँ शायद कल ही के रेलवे के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र का जो स्टेट का जीव है वो कौन है। ठीक है, शायद इस तरह का कोई क्वेश्चन था। तो आप ये सारी चीज़ें कंफर्म करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ के से भी आप समझ सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लेता है और इसको बोलता है कि तमिलनाडु के कौन से नंबर के डिस्ट्रिक्ट के रूप में दर्ज किया गया है, तो 38वें डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसको दर्ज किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूएसए ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम लागू किया है। क्या है भाई ये, तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है और पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन देखे हैं। क्योंकि ये मलाला यूसुफजई कब सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज़ पाने वाली महिला हैं, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। देखिए मैं आपको यहीं पे पहले बता देता हूँ उन क्वेश्चंस और क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ अगर आपसे पूछेगा कि मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम किस देश ने पारित किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि मलाला यूसुफजई को किस किस लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, तो पाकिस्तानी महिलाओं की शिक्षा के लिए ये लड़ी थी। और वहाँ पे पहले लड़कियों को से एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी और इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसकी वजह से इनको गोली भी लगी थी। और लेकिन इन्होंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया था। देन उसके बाद इनको जो है वो नोबेल का प्राइज़ मिला था। कौन सा नोबेल का प्राइज़ मिला था, तो नोबेल का पीस प्राइज़ मिला था। कब मिला था, 2014 में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, 2014 के अंदर इनको नोबेल का पीस प्राइज़ मिला था। इनके साथ एक और थे, उनको भी मिला था। कौन थे वो, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आगे भी बता दूंगा आपको कौन था जिनको इनके साथ नोबेल का पीस प्राइज़ मिला था। दो लोगों को एक साथ नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में। ठीक है, सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज़ पाने वाली महिला में अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे भी मलाला यूसुफजई होंगी। ठीक है, अच्छा इनके साथ किसको मिला था, तो कैलाश सत्यार्थी जी को तो इनके साथ मिला। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि मलाला दिवस यूएन के द्वारा कब मनाया जाता है, तो मलाला दिवस यूएन के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 12 जुलाई को मनाया जाता है। मतलब यूएन ने भी इनको एज अ आइडल मानते हुए कि एजुकेशन के सेक्टर में, एजुकेशन की फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेडी हैं, इसके लिए इनको अवार्ड दिए थे 12 जुलाई 2013 में यूएन की तरफ से इनको अवार्ड मिला था। देन उसके बाद यूएन ने अनाउंसमेंट की थी कि 12 जुलाई को क्या होगा, यूएन दिवस मलाला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, देन 2014 में ही इनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया था। और अभी किसने, यूएसए ने इनको जो है वो इनके नाम पे स्कॉलरशिप स्टार्ट की है। ठीक है, ताकि जो जितनी भी लेडीज़ हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में, वो एक तरह से एजुकेट हो पाएँ। नेक्स्ट, यूके ने सैनिटरी उत्पादों पर लगने वाले टेम्पॉन टैक्स को खत्म करने की घोषणा की है। देखिए
अगर आपसे इसमें से सिंपल सा आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगा, इसमें से आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, अगर पूछा जाता है तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा टेम्पन टैक्स हाल ही में किस कंट्री ने समाप्त किया है, तो यूके ने समाप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करेगी। देखिए अभी जो नाम बदलने का सिलसिला था वो यूपी से स्टार्ट हुआ था। यूपी में कई जगह के नाम बदले गए थे, रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो, बहुत सारी जगहों के नाम बदले गए थे, और हम अपनी करंट न्यूज़ में इसको कवर करते आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करेगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन है, मैं आपको कंप्लीट करवाना स्टार्ट करता हूँ। पहले ही क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सी गवर्नमेंट औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करेगी, तो वहाँ पे आंसर आप राइट टिक करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यानी महाराष्ट्र सरकार। ठीक, नेक्स्ट 1610 में मलिक अंबर जो राजा थे उन्होंने स्थापित किया था किसको, संभाजी नगर को। ठीक है, और बाद में औरंगजेब आए थे, इन्होंने औरंगाबाद कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ कि 1681, एक सेकेंड, 1681 से 1682 में औरंगजेब यहाँ आए थे, और इन्होंने एज अ कैपिटल अपनी इसको चुना था किसको, औरंगाबाद को। देन उसके बाद से ही इनका नाम औरंगाबाद पड़ गया था, औरंगजेब ने इस जगह का नाम औरंगाबाद कर दिया था। ठीक है, और ये संभाजी कौन है, तो संभाजी छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। ठीक है, और संभाजी को औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था। ठीक है, और यहाँ पे औरंगाबाद में किसने, औरंगजेब ने अपनी बीवी का मकबरा भी बनवाया था, तो वो बीवी का मकबरा के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बीवी का मकबरा कहाँ है, तो ये औरंगाबाद में स्थापित है। ठीक, इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये मैंने आपको बता दिए। ये इंडिया टुडे की पेपर कटिंग है, और इन्होंने भी कवर किया था कि औरंगाबाद विल बी रीनेम्ड सून, गवर्नमेंट पेपर्स विल रिफ्लेक्ट शिवसेना माउथ पीसेस सामना। माउथ पीसेस सामना क्या है, अगर आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, पेपर में, कि सामना मुखपत्र, सामना न्यूज़पेपर है एक तरह से आता है, वो कौन जारी करता है, तो वो शिवसेना जारी करती है। शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी है, और इसके अभी इसमें लीड रोल में चल रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये कहाँ के सीएम है, महाराष्ट्र के। ठीक है, नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तमिल और संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए तमिल अकादमी स्थापित करेगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, कहाँ के, दिल्ली के सीएम है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश में तमिल भाषा और संस्कृत भाषा के लिए तमिल अकादमी स्थापित करना होनी है, तो ये दिल्ली होनी है। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में राजस्थान व अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू के कारण हजारों पक्षियों की मौत हुई, और केरल में इसको तो स्टेट आपदा के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो राजस्थान में तो करीब करीब 16,000 या 15,000 के आसपास बत्तखों को मार दिया गया था, इसी वजह से कि वहाँ पे बर्ड फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था। ठीक है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि जो स्वाइन फ्लू का वायरस होता है, यानी जो सूअरों में फैलता है, वो कौन सा है, तो वहाँ पे आपको H1N1, कौन सा, H1N1 को राइट टिक करना है। H1N1 जो होता है वो स्वाइन फ्लू का वायरस होता है। अगर वहाँ पे आपसे बर्ड फ्लू का वायरस पूछता है तो H5N1, कौन सा, H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू का वायरस आपसे पूछ सकता है, वहाँ पे आप राइट टिक कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थोड़ी सी आप यहाँ पे पॉइंट की बात कर लेते हैं। देश में बर्ड फ्लू की स्थिति बद से बदतर होने के बाद अधिकारियों ने हाई अलर्ट पर है। 3 दिन पहले, यानी ये कम से कम 5-6 दिन पहले की न्यूज़ है, तो यहाँ पे 5-6 दिन पहले की बात हो रही है। ठीक है, राजस्थान में पाए गए मृत कौवे, सबसे पहले राजस्थान में मृत कौवे पाए गए थे, देन वहाँ से बर्ड फ्लू का पता चला था। ठीक है, इंदौर में भी, इंदौर कहाँ है, एमपी में, यहाँ पे भी कौवे बहुत ज़्यादा मरे हुए पाए थे। देन उसके बाद केरल में भी कई जगह पे पुष्टि हुई, और उसके बाद राज्यों में 36,000 पक्षियों को पालना होगा, ये शुरुआत थी। लेकिन केरल में पहले ही 12,000 बत्तख मर चुकी हैं, हिमाचल प्रदेश में 1800 से ज़्यादा लाल पक्षी मर चुके हैं। ये एक आंकड़ा है जो कुछ दिन पहले का है, अभी करंट में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए कई जगह पे जो जिंदा पक्षी हैं उनको भी मारा जा रहा है। अभी हाल मैंने मॉर्निंग में ही एक न्यूज़ पढ़ी थी, जिसमें यूपी का एक महानगर है कानपुर, वहाँ पे जो जू में पक्षी हैं उनको भी मारा जाएगा।
इसी की आशंका के चलते कि उनको बर्ड फ्लू, शायद वहाँ पे बर्ड फ्लू फैल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाल ही में जैसे बर्ड फ्लू आपको बोला गया था कि किस सरकार ने बोला था इसको राज्य आपदा घोषित कर दिया था, तो केरल की सरकार ने किया था। ठीक है, आपसे पूछेगा N1 जो वायरस है वो किसका है, तो स्वाइन फ्लू है। H5N1 किसका है, तो ये बर्ड फ्लू में पूछा जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोची, आज नहीं ये पुराना है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को देश को समर्पित करेंगे। यहाँ पे कई जगह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कब था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये था, एक सेकेंड, ये था 5 जनवरी को। 5 जनवरी को कोची मंगलुरु पाइपलाइन देश को समर्पित की गई थी, किसके द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए, कितनी लंबी थी ये, 444 किलोमीटर। कितनी लंबी थी ये, 444 किलोमीटर, कोच्चि से मंगलुरु तक की जो नेचुरल गैस पाइपलाइन थी। ठीक है, अच्छा इसमें हो का गया, 450 किलोमीटर पाइपलाइन लेंथ, यहाँ पे 444 बोला गया है। एक फैक्ट में 444 बोला गया था, यहाँ पे 450 किलोमीटर लिखा है। ठीक है, इसकी 12 mm SCMD की कैपेसिटी होगी और इसमें 3000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, और जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, गेल के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे कोच्चि से मंगलुरु के इसकी जो नेचुरल पाइपलाइन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके की, ये मैं आपको PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाता है कि लंबाई कितनी, तो 444 किलोमीटर, ये लंबाई याद करके रखिएगा। ठीक है, लागत आपसे पूछेगा तो यहाँ पे लागत तो 3000 दी है, लेकिन जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था वहाँ पे लागत कितनी है, 5750 करोड़। 5750 करोड़ या इसकी जो लागत है, इसकी जो कॉस्ट है। कंप्लीट किसने किया इस प्रोजेक्ट को, गेल ने किया है, ये महारत्न कंपनी एक तरह की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूके ने कोरोना वायरस के संस्करण को पृथक करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। तो अभी आपको पता होगा कि कोविड का नया स्ट्रेन आया था, और जिसमें क्या था, कोविड में देखिए इस तरह से स्पाइक्स निकली होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, लेकिन उसमें क्या है, जो नया स्ट्रेन आया उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब इस स्पाइक्स के अंदर भी स्पाइक्स निकली हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। उसको 70% ज़्यादा, जो पहले कोविड था उससे भी 70% ज़्यादा पावरफुल माना गया था, और ये बोल रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अटैक करेगा, और वो उसकी जो मारने की क्षमता होगी, लोगों को ख़त्म करने की, ठीक है, वो बहुत तेज़ होगी। तो इसको पृथक्करण, मतलब इसको पहचानने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, और इसको पृथक करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। सबसे पहले भारत ने उसको पृथक कर लिया है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने 2 जनवरी 2021 को घोषणा की कि चिकित्सा निकाय ने यूके कोरिएंट वायरस के तनाव को सफलतापूर्वक अलग और संस्कृत किया है। यह पहली बार यूके में उत्पन्न हुआ था। ठीक है ना, ICMR ने यह भी बताया कि किसी अन्य देश ने अभी तक सफल संस्कृति और नए कोविड तनाव के अलगाव की सूचना नहीं दी है, मतलब ये भारत ने पहले किया था। ठीक, नेक्स्ट, भारत सरकार ने असम में 120 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र के लिए ADB के साथ $231 मिलियन के समझौते को हस्ताक्षर किए हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में किस राज्य के लिए 120 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र बनाने के लिए ADB के साथ समझौता किया है, तो असम, वहाँ पे आप राइट टिक करोगे। अगर आपसे पूछता है कि भारत सरकार ने असम के लिए 120 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ADB के साथ, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कितने का किया है, तो $231 मिलियन का किया है, और ये जल विद्युत संयंत्र है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इसके पॉइंट बता देता हूँ। ये जानकारी 1 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साझा की है। ठीक है, ऋण समझौते पर ADB की ओर से ADB के इंडिया रेजिमेंट मिशन हुई यूजोंग ने भारत की ओर से अतिरिक्त सचिव आर्थिक मामलों के विभाग CS महापात्र और भारत सरकार के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर किए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन थे। भारत सरकार ने किस राज्य के लिए किया, तो असम के लिए किया। कितने मेगावाट का है, तो 120 मेगावाट का है जल विद्युत संयंत्र। किसके साथ किया, तो ADB के साथ किया। कितने मिलियन डॉलर का समझौता था, तो $231 मिलियन का समझौता था। बस इतनी चीज़ याद करनी है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुई ब्रेल विश्व की जयंती पर विश्व भर में 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। ये क्या है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। इन्होंने क्या था, ये अंधे थे, और इन्होंने मतलब अंधे लोगों को
जो देख नहीं सकते उन लोगों को अक्षर कैसे पहचानेंगे और क्या लिखा है ये कैसे समझेंगे, इसके लिए ब्रेल लिपि का जो है वो डेवलप किया था, एक तरह से बनाया था ब्रेल लिपि को, जिससे अंधे लोग भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं कई तरीके से आपको समझा। वर्ल्ड ब्रेल डे लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। इन्वेंटर ऑफ ब्रेल लैंग्वेज बर्थ एनिवर्सरी 4 जनवरी को मनाई जाती है, इसीलिए इनको 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे की याद में मनाया जाता है। ठीक है, ये कैसा सिस्टम है? The Braille system is used globally and adopted to most major languages. The first book in Braille was published in 1829. तो आपसे अगर पूछा है कि ब्रेल लैंग्वेज क्या है, तो ये जो मतलब दिव्यांग लोग हैं, एक तरह से आंख से दिव्यांग है, अंधे लोग हैं, उन लोगों की पढ़ने की लिपि है। ठीक है, किसने बनाई थी? तो लुइस ब्रेल ने बनाई थी। और आप इस तरह से देख सकते हैं, ये यहाँ पे उभरे उभरे कागज में कुछ लिखा हुआ है, ये लिपि होती है एक तरह से। ठीक है, तो ये इसमें हाथ रख के महसूस करके इस लिपि को पढ़ा जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने स्वदेशी लोगों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय गान में संशोधन किया। इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस आपको इतना बोलना है। आपको से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने संशोधन किया है। ठीक है, बस। दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश वियतनाम भारत से चावल आयात करेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वियतनाम भारत से चावल क्यों खरीदेगा। तो यहाँ पे वियतनाम भारत से चावल सिर्फ इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको एक शंका हुई है, एक तरह से उसको एहसास हुआ है कि कोविड की वजह से कई जगहों पर राइस जो है वो चावल जो है वो उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए वियतनाम इस चावल को स्टोर करने वाला है, इसलिए वो भारत से खरीद रहा है। अब मैं कुछ आपको आंकड़े दे देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन, वियतनाम भारत से चावल कितना खरीदेगा? तो 70,000 टन, 70,000 टन इतना चावल खरीदने वाला है वियतनाम, किससे? भारत से। दूसरा क्वेश्चन सॉरी, राइस का एक्सपोर्टर कौन है? फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे राइस का एक्सपोर्टर है इंडिया, देन उसके बाद थाईलैंड, और थर्ड कौन है? वियतनाम। ये एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे। ठीक है, अच्छा, अब राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? नंबर फर्स्ट पे है चाइना, नंबर सेकंड पे है इंडिया और नंबर थर्ड पे है इंडोनेशिया। इन पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चावल का। ठीक है, अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछता है कि राइस का एक्सपोर्टर कंट्रीज नंबर 1 पे कौन है, तो भारत है। नंबर सेकंड पे कौन है? तो थाईलैंड है। नंबर थर्ड पे कौन है? तो वियतनाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है चावल का, तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन सबसे ज़्यादा चावल का होता है चाइना में, नेक्स्ट इंडिया में, और थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी सबसे ज़्यादा चावल इंडोनेशिया में थर्ड नंबर पे उगाया जाता है। ठीक है, कोविड के कारणों से कई जगह पर राइस उपलब्ध नहीं है, इसलिए वियतनाम स्टोर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अनाज की क्रांति यानी हरित क्रांति के जनक, अगर आपसे पूछता है कि भारत में अनाज की क्रांति को किस नाम से जानते हैं, तो हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो स्वामीनाथन। क्या नाम है? स्वामीनाथन। ये कौन है? हरित क्रांति के जगत हैं। ठीक है, अच्छा, हरित क्रांति के पॉइंट कौन कौन है, मतलब हरित क्रांति में क्या हुआ, तो इसके भी पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हरित क्रांति आने से गेहूं चावल का उत्पादन बढ़ा था और उच्च उत्पादन के बीजों का इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट, हरित क्रांति के आने से क्या होता? बौना फसल की तकनीक का इजाद हुआ था। देखिए, पहले क्या होता था? बड़ी बड़ी फसलें होती थी, आपने कई बार देखा होगा खेतों में बहुत बड़ी बड़ी फसलें होती हैं, तो कई बार तूफान आते हैं, तो तूफानों के बहाव से वो जो तूफानों का झोंका होता है उससे वो फसल जो है वो लेट जाती है, और जिससे कि वो फसल जो है वो नुकसान उस फसल को बहुत ज़्यादा होता है और वो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, जो नई हरित क्रांति आई थी उससे क्या हुआ कि बौना फसल तकनीकी यानी ड्वार्फ छोटे फसल, यानी जो ये फसल है ये एक तरह से छोटी छोटी उगनी शुरू हो गई थी नई टेक्निक के माध्यम से, जो हवाओं को आसानी से झेल लेती थी और जो फसल का नुकसान नहीं होता था। ठीक है, अच्छा, और क्या हुआ था हरित क्रांति के आने से? तो हरित क्रांति के आने से रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ा था, जिससे जो फसल है वो दुगनी और तीन गुनी होनी शुरू हो गई थी,
और वो फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और क्या हुआ था, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ था, किसके आने से, हरित क्रांति के आने से, ठीक है। तो ये सब हरित क्रांति से होने वाले परिवर्तन थे। मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मार्कर जो है वो मार्कर क्या, मैं उंगली से लिखता हूँ, तो इसलिए आपको सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं दे सकता था, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो वियतनाम में चावल क्या रेट है, वियतनाम में चावल, एक सेकेंड, 36 रुपये kg, ये वियतनाम में। भारत कितने में बेच रहा है, तो भारत इसको 21 रुपये पर kg में बेच रहा है चावल। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से फ़ायदा होने वाला है वियतनाम को। नेक्स्ट, और भारत को इसकी चिंता नहीं है। देखिए भारत, आप ये सोच रहे होंगे कि भारत अब चावल बेच रहा है तो क्या होगा। देखिए भारत अगर चावल चावल या कोई भी अनाज अगर पूरी दुनिया में ख़त्म भी हो जाता है तो भी भारत के पास इतना स्टॉक है, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन के पास इतना स्टॉक है कि भारत आराम से बैठ के खा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अनाज के मामले में, ठीक है। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन यानी चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो पहला नंबर वेस्ट बंगाल यानी बंगाल, सेकंड नंबर पे पंजाब और थर्ड नंबर पे यूपी। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो भारत में राइस प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में है, ठीक। अगर आपसे इंडिया के बारे में पूछता है कि इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना हैदराबाद के अंदर इस्टेब्लिश है, ठीक। इतने सारे क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए। भारत में अगर राइस प्रोडक्शन पूछेगा तो फर्स्ट पे बंगाल, सेकंड पे पंजाब, थर्ड में यूपी। राइस एक्सपोर्टर कंट्रीज पूछेगा तो फर्स्ट में भारत, थाईलैंड और फिर वियतनाम। राइस प्रोडक्शन में कंट्रीज़ के बारे में पूछेगा तो राइस प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया और थर्ड पे इंडोनेशिया। हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो स्वामीनाथन जनक हैं। और भारत में हरित अनाज की क्रांति को क्या बोलते हैं, तो हरित क्रांति बोलते हैं, ठीक। इतने सारे फैक्ट जो है, पॉइंट्स जो है, मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें वियतनाम ने भारत से चावल आयात करना क्यों शुरू किया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 2021 से 30 के लिए एक दशक की योजना जारी की है। क्या है योजना, मतलब एक तरह से उन्होंने जैसे एसएससी अपना कैलेंडर नहीं जारी करती है कि इस दिन हम इसका एग्ज़ाम लेंगे, इस दिन हम सीएचएसएल का लेंगे, सीजीएल का लेंगे, सीपीओ का लेंगे, इस दिन एडमिट कार्ड देंगे। उसी तरह से इसरो ने भी अपना एक कैलेंडर जारी कर दिया है और उसने आने वाले समय में कौन कौन से उसके मिशन होंगे उनके बारे में उसमें जानकारी दी है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इसरो में के चेयरमैन कौन है, तो के सिवान है। और हाल ही में के सिवान का क्या था, रिटायरमेंट था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने के सिवान का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। यानी अब जो के सिवान है 14 जनवरी 2022 तक इसरो के चेयरमैन रहेंगे। दूसरी चीज़, अब क्या वो अगर आपसे पूछता है कि जो इसने कैलेंडर जारी किया है उसमें क्या क्या अनाउंसमेंट किए, तो इन्होंने उसमें अनाउंसमेंट किया है चंद्रयान 3 के बारे में कि चंद्रयान 3 को लॉन्च कब करेंगे। चंद्रयान 2 का लॉन्च आपने देखा था। चंद्रयान 3 का लॉन्च जो है वो 2021 के लास्ट या 2022 में स्टार्टिंग में होगा, ठीक है, कि लॉन्च इसके बारे में इन्होंने बताया है। और दूसरी चीज़, इन्होंने गगनयान के बारे में बताया जो ये अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं, ठीक है, गगनयान के बारे में बताया है। और तीसरा जो इन्होंने मिशन के बारे में बताया है आदित्य L1। मैं आपको कल बता रहा था आदित्य L1 के बारे में, आपसे क्वेश्चन भी पूछा था एनटीपीसी में कि सूर्य से जो इसरो का जो एक आप ये बोल सकते हैं कि मिशन है जो सूर्य के पास जाना है उसका क्या नाम, तो आदित्य L1 उसका मिशन का नाम है और ये सूर्य के पास भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, IDRS, ये सैटेलाइट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक तरह का सैटेलाइट है, इसके बारे में भी इसरो ने जानकारी दी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत में इंस्टेंट फाइनेंसिंग ऐप्स लोगों को की मौत का कारण बना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि इस समय बहुत सारी जो एप्लीकेशन है वो आपको लोन दे रही हैं तरह तरह के, कि आपको इतने % इंटरेस्ट होगा। देखिए बहुत सारे लोगों को ज़रूरत हो रही है इस समय कोविड के टाइम पे पैसों की, तो वो क्या कर रहे हैं, इन ऐप्स से लोन ले रहे हैं। और ये अभी बेंगलुरु में ऐसे 2-3 जगह में पकड़े गए हैं
और हैदराबाद में भी कई लोग पकड़े गए हैं इनमें, इस रैकेट के अंदर, जो कि क्या कर रहे थे कि लोन, पहले तो लोन दे रहे थे और फिर उस लोन के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे लोगों को कि भाई आप मेरे को इस लोन का इतने % मेरे को दो। जैसे उस सपोज़ एक मान के चलिए अगर आपने 10 रुपये लिया है तो वो लोग बोल रहे थे कि अब हमें 50 रुपये चाहिए वापस। ठीक है, तो एक तरह से आप देख रहे हैं 40 रुपये ज़्यादा वो ले रहे हैं। दूसरी चीज़, वो अपने टाइम का ख्याल नहीं रख रहे थे। जैसे उन्होंने एक टाइम लिमिट रखी कि 20 दिन में लेंगे, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो 5 दिन में ही वो डिमांड कर रहे हैं पैसे वापस करने की। अगर आप नहीं वापस करते हो वहाँ पे, तो वो धमकी दे रहे हैं कि वहाँ पे वो ऐसे लोगों को बताए जाएंगे। देखिए, अगर आप पैसे ले रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है आप कुछ लोगों को बिना बताए ले रहे होगे, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। तो लेकिन यहाँ पे इसका, ये कंपनीज फ़ायदा उठा रही हैं इस चीज़ का। आपको बोल रही हैं कि ये आपके सोशल मीडियाज़ पे वायरल कर देंगी कि आपने पैसे लिए हैं। और इनसे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है। जब सुसाइड किया, सुसाइड के केस अचानक से बढ़ने लगे, तब जांच बैठी और कई सारे लोग इसमें पकड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड राज्य के जंगलों को संरक्षण के लिए जीवित संस्था घोषित करने के लिए याचिका को स्वीकार कर लिया है। देखिए हुआ क्या, अभी बहुत ज़्यादा लगातार जंगलों में आग लग रही थी, और आग लगने के कारण भी, क्योंकि बहुत सारे जंगलों को काटा जा रहा था और भी बहुत सारे जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा इसका विरोध हो रहा था और बहुत सारे लोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार जा भी रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई बार इन सब चीज़ों को डिनाई कर दिया गया और याचिका कई बार खारिज कर दी गई। तो अभी बस इतना ही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब क्या होगा कि इसमें सारी चीज़ों को समझा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें आदेश जो है वो, जो भी आदेश हैं वो पारित किए जाएंगे। ठीक है, मैं आपको कई चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, थोड़े से पॉइंट्स पे बता देता हूँ। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अगुवाई वाली एक पीठ की शुरू में ऋतुपर्ण उनियाल द्वारा, ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है, ये दायर याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छुक थी, जो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में पूरे वन्य जीवों को एक जीवित इकाई के रूप में घोषित किया जाए। देखिए, जिन्होंने ये याचिका करते थे, इनका एक मानना था एक तरह से कि जहाँ पे ये जंगल है उनको एज अ जीवित सोसाइटी के टाइप में घोषित कर दिया जाए कि वहाँ पे भी जीवन है और उसको बिल्कुल नष्ट ना किया जाए। ठीक है, तो अभी इस पे जो भी चर्चा होगी और अगर कुछ निकल के आता है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं आपको बताऊंगा। भारत सरकार ने ओमकारेश्वर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर है, और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, MP में है, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरने वाली सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए क्या होगा, क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि उसको सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोडक्शन उसका करना है। तो अभी इसी के दौरान ये क्या हुआ है कि जैसे ये नदी है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर नदी होगी तो इस नदी के ऊपर ये सोलर जो प्लेट्स हैं इनको लगाया जाएगा और तैरते में। ठीक है, और ये मतलब वहाँ पे भी एक लैंड जो है वो एक्वायर कर ली जाएगी, उस लैंड का यूज़ हो जाएगा। देखिए, जैसे आपकी यहाँ पे ज़मीन है तो यहाँ पे तो हमने लगा दिए कई जगह पे प्लांट्स, वो प्लेट्स लगा दी, तो यहाँ पे हमें तो लाइट मिल रही है और इससे एनर्जी मिल रही है। लेकिन जैसे ज़मीन है, नदी है, तो अभी नदी में कहाँ है, तो ये पहली योजना है जिसमें नदी में भी प्लेट्स जो है वो लगाए जाएंगे, जिससे वो सोलर की जो भी किरणें हैं उससे सोलर एनर्जी मिलेगी इनको। ठीक है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। इस योजना की लागत अगर आपसे पूछता है, तो लागत वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछता है तो 3000 करोड़ है, यानी 3000 करोड़ की इस योजना को जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओंकारेश्वर बांध कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी का उद्गम पूछेगा तो MP में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरने वाली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की गई, तो ओंकारेश्वर बांध, ठीक है, इसमें शुरू की गई। अच्छा, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। परियोजना में बिजली उत्पादन क्षमता के 600 मेगावाट फ्लोटिंग सौर पैनल लगाए जाएंगे। ओमकारेश्वर बांध के बैक वाटर के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाने हैं। परियोजना को 2 साल में पूरा किया जाना है। बांध में सोलर पैनल लगाकर लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में बिजली पैदा की जानी है। बांध के जल स्तर के आधार पर सौर सौर पैनल अपने आप ऊपर और नीचे की ओर समायोजित हो जाएंगे। बाढ़ और मजबूत लहरों की का सौर पैनलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोलर पैनल पानी की सतह पर तैरने वाले होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ इसके हाईलाइटेड पॉइंट थे। परियोजना का जो कार्यकाल है वो क्या है, 2022 से 2023 तक इसकी अपनी जो है वो इसको बिजली का प्रोडक्शन करना है, और 600 मेगावाट का जो है वो पैनल यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण को आधुनिक और उन्नत बनाने के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, आपको भी मैंने ऊपर ही बताया कि ADB ने किया था। कहाँ पे किया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और अभी यहाँ पे किया है किसके द्वारा, यहाँ पे ADB ने बिजली वितरण के लिए कहाँ पे लगाया है, बेंगलुरु में। ठीक,
कितने मेगावाट का है, तो ये सॉरी कितने प्राइस का है ये, तो $100 मिलियन के एग्रीमेंट पर साइन किया गया है। ठीक है, चलिए ये कुछ इसके हाईलाइटेड पॉइंट हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। तो आपसे पूछ सकता है किसान कल्याण मिशन किसने शुरू किया है, तो यूपी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। ठीक, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने वाले मिशन के तहत राज्य सरकार के कई विभागों जैसे बागवानी, मंडी परिषद, पशुपालन, गन्ना भोजन और आपूर्ति, मत्स्य पालन और पंचायती राज मिलकर काम करेंगे। किसान कल्याण मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृषि और सहयोगी क्षेत्रों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें आजीविका मिशन और एमएसएमई क्षेत्रों की इकाइयों के उत्पाद शामिल होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में सोमा मंडल भारत सरकार की महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सेल के अंदर अभी कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी, तो आपसे पूछ सकता है कि, और ये भी पूछ सकता है कि सेल का फुल फॉर्म, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो सोमा मंडल इसकी जो है वो अध्यक्ष बनी है। ठीक, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, महाराष्ट्र राज्य की मेट्रो ट्रेन में डीआरडीओ अपनी इको फ्रेंडली बायोडिजेस्टर MK-2 तकनीकी स्थापित करेगी। MK-2 ये जो बायोडिजेस्टर तकनीकी है, ये क्या है, आपने देखा होगा कई बार ट्रेन के टॉयलेट्स होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपको स्मेल आती है। कई बार स्लीपर कोच में तो आप बैठ भी नहीं सकते, तो वहीं पे डीआरडीओ अपने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ करेगी जिनसे वो जो सारी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये एग्ज़ाम इसमें न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं। नेक्स्ट, भारतीय गणतंत्र दिवस के 2021 के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन भारतीय यात्रा को रद्द कर दिया है, क्योंकि कोविड स्ट्रेन के दौरान ये सारी चीज़ें रद्द की गई हैं। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेगमेंट में पूछेगा कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा को रद्द किया है, तो बोरिस जॉनसन कहाँ के, ब्रिटेन के हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि 2020 में कौन आया था, तो 2020 में जायर बोल्सोनारो आए थे, ब्राज़ील के थे। ठीक है, बस इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हाल ही की वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था से 9.6 की गिरावट आएगी। देखिए बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, मैंने आपको कई बार करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया है और प्रीवियस वीडियो में कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपनी रेटिंग्स जो है वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक की जो है वो रेटिंग है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि 2020-21 में -9.6% की अनुबंधित करना है। ठीक है, यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। अगर आपसे पूछता है कभी कि वैश्विक आर्थिक संभावनाओं की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला है कि 9.6 की गिरावट आएगी, लेकिन 2021 में ये 5% बढ़ेगी। इन्होंने पहले ये भी कहा था। ठीक है, तो इतना कोई बड़ा वो नहीं है और ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये ग्राफ है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि इन्होंने कंट्री भी बताई और फिर ईयर भी बताई कि कहाँ पे माइनस जा रही है और कहाँ पे प्लस जाएगी। ठीक, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में जलमार्ग में सुधार करने के लिए विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन के ऋण समझौते का हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में जल मार्ग सुधार के लिए किससे हस्ताक्षर किए, किसके साथ, तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान हरियाणा राज्यों के बीच पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर की रेवाड़ी से मंदार खंड का उद्घाटन किया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप प्रीवियस वीडियो में कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया था वो आप बताएंगे मेरे को, अभी मैं इसी वीडियो में उसका भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये 2006 में शुरू की गई थी ये योजना, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 2014 के बाद से ही इम्प्लीमेंट किया गया था, जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स रेवाड़ी मदर सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्या है फिर कॉरिडोर, तो इसमें केवल मालगाड़ी द्वारा जो है वो सफ़र किया जाएगा और ये इसमें क्या होगा कि एक तरह से व्यवसाय को, व्यापार को और तेज़ी मिलेगी। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे कि कई बार मालगाड़ी निकली या कई बार उसको रोक दिया जाता है पैसेंजर्स की ट्रेन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अलग से कॉरिडोर बनाया जाएगा सिर्फ मालगाड़ियों के लिए। ठीक है, और अभी आपको ये भी पता चला होगा कि जो हमारे लोकोमोटिव्स तैयार हुए हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो 12,000
हॉर्स पावर की स्पीड के साथ चलते हैं, उनको भी इन्हीं के साथ लगाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा इस कॉरिडोर में क्या है खास, तो मैं आपको बता दूं कि ये दो तरह से, मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ईस्टर्न और वेस्टर्न। अब मैं आपको ईस्टर्न की बात बताता हूँ। ईस्टर्न में क्या है, ये लुधियाना से, कहाँ से, लुधियाना से कहाँ तक चलेगा, दाना कोई, ये दाना यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है मेरे से, कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। पहली चीज़ जो ईस्टर्न वाला है, ईस्टर्न वाला है, ये कहाँ से चलेगा, लुधियाना से कहाँ तक, लुधियाना से दाना कोई तक, कहाँ तक, दाना कोई तक। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, ये 1700 कितना, 1760 किलोमीटर का ये जो पूरा रूट होगा ये 1760 किलोमीटर का होगा। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि अगर वेस्टर्न की बात करते हैं तो वेस्टर्न की बात में वेस्टर्न कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो ये दादरी, ये यूपी का दादरी इलाका जो है वो दादरी से चलेगा, और JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, वहाँ तक चलेगा यानी मुंबई तक। इसका जो टोटल रूट होगा कितना होगा, 1468 किलोमीटर का टोटल रूट होगा। ठीक, और अगर बात करें तो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में बढ़ाया था वो 351 किलोमीटर का था, कहाँ से था, यूपी में खुर्जा से भावपुर तक था। और ये रेवाड़ी से न्यू मदार तक है जो अभी हुआ है। ठीक है, रेवाड़ी से न्यू मदार तक का है, कितना है, इसमें 90 बोगियों में 435 ट्रक जितना सामान जो है वो लादा जाएगा, लगाया जाएगा, और ये तेज़ी से इसको जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हो। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वो चीज़ हम नॉर्मली आपको वहाँ कमेंट सेक्शन में समझा सकेंगे तो बिल्कुल समझाएंगे, अगर उसके लिए हमें अलग से भी वीडियो बनाना पड़ेगा तो सेपरेट वीडियो बना के हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में उजाला और SLNP योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के 6 साल पूरे हो गए। आपको पता होगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि उजाला योजना कब शुरू की गई या SLNP योजनाएं कब शुरू की गई, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। देखिए, अगर आपसे उजाला योजना पूछा है तो उजाला का फुल फॉर्म कई बार पूछता है, तो उजाला में U यानी उन्नत, J मीन्स ज्योति, A मीन्स अफोर्डेबल्स, और L मीन्स क्या होगा, LED हो गया, और A मीन्स ऑल हो गया, यानी उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। उसमें हुआ क्या था, इसके तहत 21.7 करोड़ की LED बल्ब जो है वो बांटे गए थे। कितने, 21.7 करोड़ के LED जो बल्ब थे वो बांटे गए थे। ठीक है, बिजली बचत से इससे जो बिजली बची है, मतलब LED बल्ब से जो बिजली बची है वो कितनी बिजली बची है, 11,312 करोड़ पर ईयर बचाए गए हैं इतने रुपए। ये जो LED का यूज़ किया गया है इससे कितना है, 11,312 करोड़ रुपए पर ईयर बचाए गए हैं। कब लॉन्च की गई थी ये उजाला योजना, तो 1 मई 2015 को, कब, 1 मई 2015 को ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, अच्छा अब आपसे मैंने आपको उजाला के बारे में बता दिया। अब SLNP की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम। क्या होगा फुल फॉर्म इसका, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपको कुछ पॉइंट्स भी बताते हैं इसके बारे में। चलिए, उजाला टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन फ्यूचर, 21.7 करोड़ एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब्स रिप्लेसिंग इनएफिशिएंट इनकैंडेसेंट बल्ब, ये आपको बांटे गए थे, मैंने बताया आपको। ठीक है, इससे हुआ क्या था, एनर्जी सेव्ड पर ईयर 28,280 मिलियन किलोवाट इतनी बिजली बचाई गई थी, और 30 करोड़ एवरी सिंगल डे सेविंग की जा रही थी। ठीक है, और सेविंग ऑन कॉस्ट 11,312 करोड़ पर ईयर की जो बचाई जा रही थी, और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, रिडक्शन होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बचत की गई थी। नेक्स्ट, 6 साल में उजाला की उपलब्धियों के बारे में बताएं, तो उजाला की उपलब्धियां ये थी, कुछ इसके हाईलाइटेड पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे SLNP की कुछ उपलब्धियां हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने जापान के साथ निर्दिष्ट कुशल श्रमिक पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए कि वहाँ जो स्किल्ड लेबर है उसको
स्किल्ड जो लेबर है उसको स्किल्ड किया जाएगा। ए मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइंड बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन पार्टनरशिप ऑफ स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। ठीक है, इसके साथ मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं आपको। समझौते के तहत भारत कुशल मजदूरों को जापान भेजेगा। होगा क्या वहाँ से, जापान ज्ञापन कुशल श्रमिकों को स्वीकार करने के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करेगा। एकमात्र शर्त यह है कि श्रमिकों को आवश्यक कौशल परीक्षण और जापानी भाषा में परीक्षण में योग्य होना चाहिए। मतलब उनको लैंग्वेज और जो स्किल्ड है उन कंपनियों के लिए जिनमें वो काम करेंगे उसके लिए स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये इंडिया और जापान के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने भारत को खिलौना निर्माण के लिए वैश्विक हब बनाने के टाइकोथॉन 2021 शुरू किया। अभी आपको पता होगा चाइनीज़ बाइकआउट चाइना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो भारत हर एक सेक्टर में अपना जो है हाथ आजमाना चाहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपको टॉयज़ के बारे में पता होगा तो टॉयज़ में बहुत ज़्यादा मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ है चाइना ने। वहाँ पे आपको बहुत, आपने इंडिया में भी देखा होगा, बहुत लो कॉस्ट में आपको इतने अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो कि टोटल मेड इन चाइना होते हैं। तो इसमें भी टाइकोथॉन 2021 के अंदर ये देखिए आप, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं और ये स्मृति ईरानी जी हैं। तो इन्होंने टाइकोथॉन 2021 की पहल की है और इसमें खिलौना निर्माण के लिए वैश्विक हब भारत को बनाया जाएगा, इसके लिए काम चल रहा है। ठीक है, इसमें होगा क्या, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय के लिए अखिल भारतीय परिषद, इतनी सारी चीज़ों का जो है वो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मूल्य प्रणाली पर आधारित अभिनव खिलौनों की अवधारणा जो बच्चों के बीच में सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्यों को बढ़ाएगा। एक तरह से आप ये देखिए कि कहीं पे भी चाइना का जो है वो एंट्री नहीं चाहता भारत, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, तो इसके लिए नए नए जो तरीके वो अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, हाल ही में केरल राज्य, मैं आपको बता दूँ, केरल को राज्य आपदा, केरल राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि अमेजॉन के जेफ बेजोस को पछाड़ कर टेस्ला व स्पेसएक्स कंपनी के संस्थापक जो है वो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, न्यू रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जेफ बेजोस थे पहले, लेकिन अभी कौन है, एलन मस्क है। जेफ बेजोस अमेजॉन और ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर एलन मस्क की बात की जाए तो ये टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर हैं। ठीक है, टेस्ला एक इलेक्ट्रिसिटी कार की कंपनी है, और अगर वहीं स्पेसएक्स की बात करें तो ये प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करने के लिए। फाल्कन 9 अगर आपसे पूछा जाता है तो ये स्पेसएक्स कंपनी ने ही फाल्कन 9 बनाया था, जिससे कई सारे मिशंस को जो है वो कम्प्लीटली अच्छे से किया गया है। ठीक है, कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट, इस वर्ष विदेश में निवासी भारतीयों के लिए प्रवासी भारतीय दिवस 16वां संस्करण मनाया जाएगा। क्या है भाई 16वां संस्करण, तो आपको पता होगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है हर बार। ठीक है, और पहले क्या था, तो पहला अगर आपसे पूछता है कि पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था, तो ये 2003 में मनाया गया था, पहला वाला। ठीक है, उसके बाद से 2003 से 2015 तक वार्षिक रूप में मनाया गया है, मतलब 2003, फिर 2004, 2005, 2006, इस तरह से 2015 तक कंटिन्यू हर साल मनाया गया है। उसके बाद ये हर 2 साल में मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो सेलिब्रेशन जो होता था वो हर 2 साल में होने लगा, 1 साल की अपेक्षा। तो अगर आपसे पूछता है कि ये बदला कब गया प्रारूप, तो 2015 को बदला गया, और इसके बाद 2015 से 17, 17 से 19 और 19 से 21 में होगा। ठीक है, तो ये हर बार मनाया जाता है, हर 2 साल में इसका सेलिब्रेशन जो है वो होता है। ठीक है, आपसे बस इतने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, आपसे थीम पूछ सकता है, तो थीम मैं यहाँ पे शायद लाना भूल गया हूँ, तो आप शायद आत्म भारत करके कुछ इसकी थीम है इस बार की, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ओडिशा के राउरकेला स्टील संयंत्र में जहरीली गैस रिसाव से 4 लोगों की मौत हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट एक हिसाब से नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताई गई है, लेकिन हाँ करंट में था तो मैं इसलिए ले आया हूँ। ठीक है, हाँ आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ इसी से मैं निकाल के बता देता हूँ कि जो राउरकेला का स्टील प्लांट है ये किसके साथ काम करता है, तो सेल के साथ काम करता है। सेल के मैंने अभी आपको महिला अध्यक्ष बताई थी। ठीक है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे गैस कौन सी थी रिसाव हुई थी, इसका भी कोई भी जो है प्रॉपर नहीं पता चला है, तो इसलिए मैं आपको वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। ठीक है,
अच्छा, इन प्लांटों में अगर आपसे पूछता है कि इन प्लांटों में किसका यूज़ होता है, तो कोकिंग कोल का यूज़ होता है, जो बाहर से खरीदना पड़ता है। ये स्टील प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कोयले का यूज़ होता है, ठीक है, स्टील को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, आपसे स्टेट वाइज स्टील प्रोडक्शन अगर आप पूछेगा, तो इंडिया में स्टेट वाइज स्टील का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे मैंने मैप में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। वेस्ट बंगाल में 7,312, यहाँ पे झारखंड का दिया है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ पे जो है वो स्टील का प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, ठीक। नेक्स्ट, लंदन व न्यूयॉर्क को पछाड़कर हैदराबाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक कैमरों में सर्वेक्षण करने वाला शहर बन गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि चेन्नई में सबसे ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ पे कितने कैमरे लगाए गए हैं, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में 657 कैमरे लगाए गए हैं। कितना? 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पे। यहीं पे सेकंड पोजीशन पे आता है हमारा हैदराबाद। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ चंद्रा, पहली जो नंबर 1 पे है वो चेन्नई है, ठीक है। नेक्स्ट पे हैदराबाद है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे कैमरे लगे हैं। और थर्ड नंबर पे चाइना, कहाँ पे? हार्बिन, चाइना में हार्बिन जगह है, वहाँ पे 410, कितने? 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर। इस फोर्थ पोजीशन पे लंदन है, और फिफ्थ पोजीशन पे आपका यहाँ पे चाइना है, और देन सेकंड, सिक्स पोजीशन और सेवन्थ पोजीशन ये कंटिन्यू है। अगर आपसे फर्स्ट पोजीशन पूछता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीसीटीवी कैमरा डेंसिटी के मामलों में सबसे ज़्यादा पूछता है, तो यहाँ पे चेन्नई सबसे फर्स्ट पे आ गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करिएगा, आप पढ़ लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हाल ही में जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च कोर्ट यानी तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया। आपसे पूछता है कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली को कौन से हाई कोर्ट में एज अ मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट है, ठीक है। और हिमा कोहली, मतलब इस तरह से घुमा घुमा के पूछ सकता है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तेलंगाना हाई कोर्ट की, तो ये हिमा कोहली जी हैं। और अगर आपसे घुमा के पूछ सकता है कि तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हिमा कोहली जी हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो कई तरह से डाइवर्ट करके पूछ सकता है, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में 8 जनवरी को फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फाउकॉल्ट की स्मृति में पृथ्वी रोटेशन दिवस मनाया गया है। तो अगर आपसे पूछता है कि अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये 8 जनवरी को मनाया जाता है। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो लियोन फाउकॉल्ट की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि अर्थ जो है वो अपनी अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, इन्होंने ही बताया था, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है, तो 8 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की वनीता गुप्ता को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछता है कि जो बाइडेन के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किसे किया गया है, तो भारतीय मूल की वनीता गुप्ता को नॉमिनेट किया गया है। ये हैं वनीता गुप्ता, भारतीय मूल की है, ठीक है। नेक्स्ट, बस आज की न्यूज़ जो है वो यहीं तक थी। अगर आपसे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछता है, तो 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल्स डे, मैंने आपको बताया था, विश्व ब्रेली लिपि, ठीक है। 6 जनवरी पूछता है तो वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डेज यानी विश्व युद्ध का अनाथ दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे के नाम से भी जानते हैं उसको। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी के जस्ट आपको जैसे डेली टाइमिंग पे आपको NTPC के एनालिसिस का वीडियो मिलता है, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। NTPC के एनालिसिस को आप जरूर देखिएगा, उसमें करंट के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और आपको इस तरह से पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। वीडियो में कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपको NTPC की एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।